नीतीश कुमार जैसे संयमित और नपी-तुली बात करने वाले एक नेता का इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दी। लाल किले का सपना सपना ही रह गया। अचानक से इतना बदल जाना और इस तरह का व्यवहार करने लग जाना। पटना के गांधी मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान नीतीश अचानक ताली बजाने लगे। चलते राष्ट्रगान के बीच नीतीश कुमार कभी मुस्कुराते रहे, कभी सामने अभिवादन करते रहे। क्या ये साधारण है या फिर कुछ चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं? क्या बीजेपी केंद्र और बिहार की सत्ता बचाए रखने के लिए देश से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की सच्चाई छुपा कर रखना चाहती है? इस तरह के तमाम आरोप विपक्ष के द्वारा बीजेपी और नीतीश कुमार पर लगातार लगाए जा रहे हैं। तो आइए इस पूरे मुद्दे को हम पिछले एक साल में घटी जो बाइडेन और नवीन पटनायक की स्टोरी से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। और पूरा वीडियो समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट 28 जून 2023। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक स्टेटमेंट देते हैं कि पुतिन वार हार रहे हैं, लेकिन ये कहने की जगह कि पुतिन यूक्रेन में वार हार रहे हैं, उन्होंने कहा कि पुतिन इराक में वार हार रहे हैं। बेशक ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता था, इसलिए उस समय इस बात को ज्यादा हाइप नहीं मिली। लेकिन फिर इसी तरह फरवरी 8, 2024 को बाइडेन इजिप्ट के प्रेसिडेंट एल-सीसी को मैक्सिको का प्रेसिडेंट बुला देते हैं। As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. अब इसको भी स्लिप ऑफ टंग कहा जा सकता है, लेकिन सारी दिक्कत तो इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट से शुरू होती है, जहां एक तरफ थे ट्रम्प और दूसरी तरफ थे जो बाइडेन। अब यहाँ होता है खेला, जहां इमिग्रेशन के मुद्दे पर बात करते हुए बाइडेन फंबल करते हैं। The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. और ट्रम्प ये समझते हुए भी कि बाइडेन क्या कहना चाह रहे हैं, मौके का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता बाइडेन क्या कहना चाह रहे हैं। इनफैक्ट बाइडेन भी नहीं जानते वो क्या कहना चाह रहे हैं। I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. अब इस बात से ट्रम्प अमेरिकन पब्लिक को ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है कि देखो अब बाइडेन सेंसलेस हो चुका है, इसलिए मुझे ही प्रेसिडेंट बनाना उचित है। और इसी डिबेट में बाइडेन एक जगह फिर ऐसा कुछ बोलते हैं जो उनके भी समझ में नहीं आता। With the COVID, dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. लेकिन ट्रम्प को यहाँ अपना मुद्दा क्लियरली समझ आ चुका था। यही रीजन था कि इस डिबेट से पहले पोल्स के अकॉर्डिंग जो बाइडेन के जीतने के परसेंटेज 34.7% थे, वो घटकर 27.3% हो गए। अब ट्रम्प के लिए इलेक्शन कैंपेन काफी आसान हो जाता है। वो कभी बाइडेन की हवा से हाथ में आते वीडियो से तो कभी उनकी भूत वाली कहानी से Go to South Korea, we're going to get the chip. What are you doing? I'm going to get Japan and ट्रम्प बाइडेन को सेंसलेस साबित करने की कोशिश में पूरी तरह जुट गए। उधर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ उनके स्टेटमेंट्स को ही काउंटर करने में जुटी थी। फिर 11 जुलाई 2024 को बाइडेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को पुतिन कहकर बुलाते हैं, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार। now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. फिर ट्रम्प को अपना वाइस प्रेसिडेंट बताने लगते हैं। Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. इस तरह से एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसमें बाइडेन अपने ही पार्टी के लिए घातक बनते जा रहे थे। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस कर दिया।
और जाहिर सी बात है बाइडेन के उस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट से ट्रम्प को काफी फायदा पहुंचा और वो इलेक्शन भी जीत गए। ये तो बात हो गई अमेरिका की। अब आते हैं भारत में, जहां 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बीच में उड़ीसा के विधानसभा इलेक्शन भी होने थे और नवीन पटनायक जो 24 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनके अगेंस्ट बीजेपी ने कैंपेन के डे 1 से उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? और फिर जब एक रैली में नवीन पटनायक का हाथ कांपता हुआ दिखता है और उनके सहयोगी बीके पांडेयन उनका हाथ पकड़कर लेफ्टिनेंट के बॉर्डर के नीचे छुपा देते हैं, तो ये तो मानो बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल जाता है नवीन पटनायक को नए सिरे से घेरने का, जिस पर रिएक्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी सभाओं में कहा कि नवीन बाबू अब अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कंट्रोल करा जा रहा है। साथ में प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि साल भर के अंदर नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ सकती है, हम जब उड़ीसा में सरकार में आएंगे तो इसकी जांच कराएंगे। पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। अब कोई मोदी जी से उस कमेटी या जांच रिपोर्ट के बारे में पूछे या ना पूछे, लेकिन उस मुद्दे ने बीजेपी को उड़ीसा में सरकार बनाने में बड़ी मदद करी। बाद में नवीन पटनायक जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में मेरे स्वास्थ्य की चर्चा करने की बजाय मुझसे फोन कर अगर पूछ लेते तो मैं उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सही से जानकारी दे पाता। खैर, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें सब कुछ होता रहता है, लेकिन आपको इन दोनों स्टोरीज को बताने के पीछे का पर्पज यही है कि आजकल कुछ ऐसे ही सीरीज ऑफ इवेंट बिहार इलेक्शन से ठीक पहले नीतीश कुमार के साथ भी घट रहे हैं। जैसे कि कई बार वो अचानक प्रधानमंत्री के पैर छूने लग जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री उनके हम उम्र हैं। कभी रविशंकर जी के पैर छूने लग जाते हैं, तो कभी किसी लोकल लीडर के अचानक से पैर छूने लग जाते हैं, तो कभी अचानक से किसी लीडर के कंधे पर सर रख देते हैं। अब पैर छूने या किसी के कंधे पर सर रखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी सीरियस पॉलिटिशियन का अचानक से इस तरह का व्यवहार करना उसके स्वास्थ्य को लेकर शक पैदा करता है। इसी तरह से नीतीश कुमार जब महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो अचानक से ताली बजाने लग जाते हैं, तो कभी विधानसभा में इस तरह चिढ़ाने लग जाते हैं और विधानसभा में भी उनकी आजकल की भाषण शैली भी नॉर्मल नहीं लगती है। केला है वो इसी का है, इसके अरे ये बेचारी को तो सही नहीं। अरे जब उन्हें रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया। अपना टाइम बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। साथ में अभी सबसे ज्यादा जो विवाद में है वो है उनका राष्ट्रगान के वक्त अपने मुख्य सचिव से बात करने की कोशिश करना, बार बार इधर उधर देखना, हाथ जोड़ना, जो सब कुछ किसी भी एंगल से नॉर्मल तो नहीं लगता। अब ये सब कुछ नोटिस तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र और बिहार की सत्ता में एनडीए का मुख्य हिस्सा हैं, इसलिए बीजेपी एकदम चुप है। नहीं तो ऐसे मैटर्स को बीजेपी ही सबसे पहले उछालती है। अब बीजेपी का काम ले लिया है आरजेडी और तेजस्वी यादव ने, क्योंकि इस साल बिहार में इलेक्शन होने हैं और नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि अब वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए अब तेजस्वी यादव, जो पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं करते थे, अब वो और उनकी पार्टी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खुले आम तीखे हमले कर रही है। मुख्यमंत्री जी की स्थिति अब वो नहीं रही जो पहले थी, और इनको खुद से स्वयं से जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए। और हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार के लोगों को शर्मिंदा किया, हम लोग का माथा झुका दिया इन्होंने। क्योंकि तेजस्वी को भली भांति पता है कि अगर नीतीश कुमार की छवि कमजोर पड़ती है तो फायदा उनकी पार्टी आरजेडी को ही होना है। वहीं बीजेपी इस दुविधा में है कि वो नीतीश कुमार को पकड़ कर रखें या उन्हें जाने दें, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को जाने देंगे तो इसका मतलब होगा कि केंद्र और बिहार की सत्ता पर काले बादल को आमंत्रण देना। इसलिए बीजेपी भी चुप है। अब आगे देश और बिहार की पॉलिटिक्स में क्या नया सिनेरियो बनता है, ये देखने में दिलचस्प होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।